नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। सब लोग इस बात को जानते हैं कि पुलवामा की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। कुछ बड़ी गंभीर बातें इससे निकलकर सामने आई हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक संजीदा बहस में इस पर चर्चा करें। सबसे बड़ी बात राजनीति के दायरे से नजर आती है कि क्या वाकई सियासी माहौल बदला है। ये भूलने की जरूरत नहीं है कि बहुत कम समय में 2019 का चुनाव होना है। दूसरी बात, यहां से सरकार क्या करेगी, क्या कर सकती है, सरकार के ऑप्शंस क्या है। और तीसरी बात कि सरकार जो भी करती है, सियासी माहौल है, विपक्ष कहां होगा और विपक्ष की भूमिका किस तरह की नजर आएगी। अभी तक विपक्ष ने, जो कि उम्मीद की जा रही थी, सरकार का हर तरह से साथ देने की बात कही है। चार खास मेहमान हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। सी उदय भास्कर साहब है, जो कि डायरेक्टर है सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के। आलोक शर्मा साहब है, जो कि प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। साथ में ब्रिगेडियर राहुल भोसले साहब हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक रिस्क एनालिस्ट हैं। और खासतौर पर आपसे और उदय भास्कर साहब से हम बात करेंगे सरकार के ऑप्शंस क्या नजर आते हैं। और राजेश शर्मा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करें। बहुत गंभीर मसला है और सब लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं आपस में कि सरकार यहां से क्या करेगी। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर आते हैं और उसके बाद आएंगे कि सियासी माहौल किस तरह का है। सर, आपसे शुरू करूंगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कई विकल्प हैं साहब, क्योंकि जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है, पुलवामा का जो हादसा है वो पूरे देश के लिए, पता नहीं ये सही है कि नहीं कि हम इसका तुलना करें इस प्रकार का कि जिस प्रकार से निर्भया के बाद जो देश में लोग दुखी थे, नाराज थे, एक प्रकार का गुस्सा पैदा हुआ था, पूरे देश में ये लहर था। बिल्कुल सही बात है, आक्रोश। तो पुलवामा उसी प्रकार का है। और मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि सरकार के पास 3-4 विकल्प हैं। जैसे आपने कहा, राजनीतिक भी है, कूटनीतिक भी है, सैनिक भी है। और उसमें से इस वक्त हमने शायद एक आध पहल किया है। जैसे सबसे पहले पाकिस्तान से MFN स्टेटस जो है वो हमने हटाया था। साथ साथ भारत ने डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक मार्ग से काफ़ी देशों के साथ ये हमने प्रोत्साहित किया था कि जैश मोहम्मद और मसूद अजहर के ऊपर जो पाबंदियां होने चाहिए उसके ऊपर ठोस कदम लेना चाहिए। और लगता है कि उसमें कुछ सफलता हुआ है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में संकेत ये आ रहा है कि UNSC में चीन ने भी अपना जो रुख है हल्का से उन्होंने बदल दिया है। सही बात। तो ये है आपका डिप्लोमेटिक जो चैनल है। दूसरा है डोमेस्टिक पॉलिटिकल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रोसेस, आम जनता, नौजवान यहां पर बैठे हैं, स्वाभाविक है कि लोगों में जब आक्रोश आता है, जैसे अपने निर्भया के हालात से तुलना की, एक्शन चाहते हैं। थोड़ा सा समझाइए कि अगर कोई एक्शन होता है तो उससे पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स जो होते हैं, कूटनीतिक तौर तरीके जो होते हैं, उनकी अहमियत क्या और कितनी है। मिसाल के तौर पर कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार करते हैं जिसमें चीन को भी आप एक तरह से बाध्य करते हैं अपने रुख को परिवर्तित करने के लिए। ये कूटनीतिक जो हम पहल कर रहे हैं, मैं कहूँगा ये बहुत ज़रूरी है। और दोबारा अगर हम उदाहरण लें, जैसे 9/11 के बाद जब अमेरिका ने कुछ ठोस कदम उठाया था, सबसे पहले उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाया था कि वो कुछ ऐसे कदम लेने के लिए तैयार हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहमति। परंतु मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि भारत अमेरिका नहीं है और पाकिस्तान और जैश मोहम्मद अफगानिस्तान और अलकायदा नहीं है। तो इसकी वजह से भारत को एक्सटर्नल पॉलिटिकल या बाहरी जो राजनीतिक माहौल है उसको बहुत, मैं कहूँगा, समीक्षा करने के बाद हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर, प्रोसेस, जैसे उदय भास्कर साहब ने समझाया कि आप एक डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। मैं जानबूझ के यहाँ पर बहुत काबिल नौजवान हैं, इनको बताने के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद आप अपने डिसाइसिव एक्शन, निर्णायक कोई एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या अभी तक का ये अप्रोच सही है सरकार का? बिल्कुल, अभी तक लग रहा है कि सरकार कुछ डिसिसिव एक्शन लेने के लिए तैयारी कर रही है। क्योंकि जैसे कूटनीति है, डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट अभी बन गया है। UNSC ने आपको बोल दिया है। पाकिस्तान और इमरान खान का बयान हम सब जानते हैं। वो मुझे बहुत, आपको तो याद है, बहुत अच्छे से याद आ रहा है 26/11 का माहौल, जहां पर कसाब के पकड़े जाने के बावजूद पाकिस्तान फ्लैट डिनायल में था। मतलब पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था
कि मुंबई टेरर अटैक में उसकी कोई भूमिका नहीं है। बाकी हम सब जानते हैं कि कैसे एनआईए बनी, कांग्रेस की उस वक्त गवर्नमेंट थी, कागज पे कागज दिए गए पाकिस्तान को, डॉसियर्स बनाए गए, बट डिनायल पहला रिएक्शन होता है पाकिस्तान का। इस बार भी वही है। पाकिस्तान से हम कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान को कि इसको एक्सेप्ट करें कि वो जैश ए मोहम्मद उनके देश के अंदर है या मसूद अजहर उनके यहाँ पर फिलहाल एक हॉस्पिटल में मौजूद है, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक उनकी स्टेट पॉलिसी है। देखो आजकल पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी ऐसे है कि सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के 4 नेबर्स हैं, इंडिया और ईरान। हिंदुस्तान और ईरान के बीच में एक के बाद एक उसी टाइप का हमला हो गया है, 2 टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान में बैठे। ऐसी हालत में उनको एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ हमारे साथ सिंपैथी देंगे, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली गलत है। तो उन्होंने बात रखी, उसका पहले सारांश में अहमियत यह है उस बात की कि कूटनीतिक माहौल बनना इस तरह की घटनाओं के बाद, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, चाहे हमने 26/11 देखा हो, मैं फिर दोहराऊंगा, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो जरूरी होता है और उसके बाद आप बाकी निर्णयों की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो कूटनीतिक माहौल कांग्रेस इस वक्त बन रहा है, भारत की जो मौजूदा सरकार है वो जो बना रही है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी तक 4.5 वर्षों में और ख़ास तौर पर जब अटैक हुआ है उसके बाद जो भी जिस तरह का माहौल बनाया गया है उसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं दोनों ही वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूँगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होने में अगर 24 घंटे लगें, देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में कहें कि साहब वो जिम कॉर्बेट में फ़ोन कनेक्शन नहीं मिल रहा था, तो सरकार कितनी संवेदनशील है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कोई अपनी रैली कैंसिल नहीं की। कहाँ पर संवेदनशीलता है? जब हमारे जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं पहुंचे थे, मोदी जी झांसी में रैलियां दे रहे थे कि मुझे पूरी उम्मीद है भाइयों बहनों मित्रों, इस बार मुझे फिर आप लोग आशीर्वाद देंगे। अगले हिस्से में हम राजनीति पर आएंगे, इंटरनल ऑडियंस उस पर आएंगे। आपको लगता है कूटनीति असफल रही है अभी तक? देखिए, कहाँ कूटनीति रही है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के प्रिंस गए हैं और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के, और हमारा कुछ वो जो भक्त टाइप लोग हैं वो शुरू हो गए, देखिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया। भाई किस लिए तोड़ दिया? किस लिए आप खिलखिलाकर हंस रहे? 1.25 लाख करोड़ रुपया वो देकर उनको आए हैं और आप कह रहे हैं कि साहब बस गले मिल लिए, मोदी जी झप्पी दे दी, अब तो सब कुछ हो जाएगा। कौन सी कूटनीति का रिजल्ट अभी तक आया? कश्मीर नीति कहाँ है? कहाँ है पाकिस्तान की नीति? अटल जी हो, अडवाणी जी हो, मोदी जी हो, तीनों बिरयानी खा के आएंगे, लेकिन पूरा देश बाकी देशद्रोही है। गुजरात का चुनाव होगा तो मनमोहन सिंह जी के कनेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान से, टीवी स्टूडियो खत्म। उसके बाद कौन सी डिप्लोमेसी चल रही है? आज कह रहे हैं पानी रोक दिया है हमने। अरे पिछले महीने इंडस वाटर ट्रीटी मजबूत कैसे हो, डेलीगेशन गया था। सितंबर 2016 में मोदी जी ने तमाम भाषण दिए कि उसको रिव्यू किया जाएगा, पानी और गोली और बोली और पता नहीं कौन कौन से भाषण थे मोदी जी अपने भाषण। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन मिल रहा है, चाइना का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो उदय भास्कर साहब ने, एक मिनट सुनिए मेरे सवाल को सुनिए आलोक जी, ये बड़ी गंभीर बहस है। आपको लग रहा है ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है इस वक्त? देखिए, चाइना हम चाइना के साथ चल रहे हैं, चाइना हमारे साथ चल रहा है, चाइना डिप्लोमेसी कर रहा है, ये सोचने की बात है। चाइना हमें तो ट्रैप में नहीं फंसा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तब भी बड़े बड़े वायदे किए। तो कांग्रेस का ये स्टैंड है कि अभी तक जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं पोस्ट पुलवामा वो बेकार है। मैं समझता हूं उसमें बहुत उनका कोई सारी नतीजा कमियां नहीं हैं, आया है। बहुत सारी कमियां हैं उसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद हम अगले हिस्से में राजनीति पर आएंगे। हाँ, मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाना, 200% उनके ऊपर टैक्स लगाना अगर कोई भी हम निर्यात करते हैं, उसके बाद में ये पानी के बारे में डिसाइड करना कि इंडस वाटर ट्रीटी में ये जो 3 नदियों का पानी वहां जा रहा था जो वो यूज कर रहे थे उसको हम देना बंद करेंगे। उसके बाद में इंटरनेशनल प्रेशर के मामले में सबको पता है कि सऊदी अरेबिया के भारत से अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध है, पर हमें सऊदी अरेबिया जो उनका आखिरी दोस्त नजर आता है उसे तोड़ना है, उसे अपने साथ मिलाना है और उसे अपने साथ खड़ा करना है। आपको एक एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल आपको बताता हूं। आपको याद होगा यमन की लड़ाई के टाइम पे 4000 हमारे लोग निकालने के लिए सऊदी अरेबिया ने 4 घंटे के लिए लड़ाई बंद करी थी, हमारे 4000 लोग निकाल के लाए गए थे। तो इस तरीके से सऊदी अरेबिया भारत का साथ दिया है, तो भारत को अपने उस स्टैंड को और स्ट्रांग करना पड़ेगा, अकेला कर देना पड़ेगा, पाकिस्तान को अलग थलग कर देना पड़ेगा। 2014 से पहले मैंने भी उस पर कार्यक्रम किया, तमाम चर्चाएं हुई। मोदी साहब एक बयान देते थे
पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद करिए। ठीक है, कांग्रेस पर निशाना साध के। उसके बाद पारिवारिक कार्यक्रम में वो नवाज शरीफ के घर में बगैर न्योते के शरीक हुए। उसके बाद आप लोगों ने टॉक्स की पेशकश की। पाकिस्तान की तरफ से हरकतों में कोई तब्दीली नहीं आई। आज यही पाकिस्तान जिसको यूएन जिसका आप सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र कर रहे हो, कह रहा है पाक बेस्ड जैश ए मोहम्मद, और इमरान खान साफ शब्दों में ना सिर्फ डिनाई करते हैं, वो कहते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस लाइए तो मैं आपको एक्शन कर कर बताऊंगा। तो कंफ्यूज्ड तो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी भी रहे पाकिस्तान को लेकर। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता ली और अपना शपथ ग्रहण किया, उस टाइम पे सारे पड़ोसियों को बुलाया, नवाज शरीफ को उन्होंने न्योता दिया था। राजेश जी, यही तो बता रहा हूं मैं आपको, शपथ ग्रहण उसमें बुला कर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने न्योता दिया, सभी पड़ोसियों को दिया। एक नई पहल के लिए उनको फाइनल चांस दिया कि हमने दोस्ती की कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके लिए उनके घर जाना हो, उनसे मिलना हो, कुछ भी करना पड़े, पर हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी अगर आप नहीं मानोगे तो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी और सरहद को पार भी किया, जिसके लिए चाहे कोई ने सर्जिकल स्ट्राइक कहा, चाहे सेना को गुंडा कहा, चाहे कोई भी वर्ड कहा। ये सारी चीजों के बाद नाकामयाब हुए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। अब हम दोस्ती नहीं कर रहे। जल्दी से कमेंट कांग्रेस कहना चाहते हैं वो लास्ट चांस था, तो उसके बाद प्रधानमंत्री 8 बार नवाज शरीफ जी से क्यों मिले? उसके बाद होम मिनिस्टर वहां क्यों गए? उसके बाद आईएसआई पठानकोट में जांच करने क्यों आई? पूरी तरह से फ्लिप फ्लॉप, पूरी तरह से यू टर्न वाली, कंफ्यूज्ड है। पाकिस्तान का पी समझ नहीं आया, कश्मीर नीति का के समझ नहीं आया इनको अभी। अब ले रहे हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस कह रही है भाषण फुल है, बाकी सब गुल है। अब आते हैं राजनीति को लेकर। देखिए, इसमें कोई बहस का मसला ही नहीं है कि ये इस वक्त सियासी माहौल है देश का, क्योंकि 2019 में देश को वोट डालना है कि वो अगली सरकार किसकी लेकर आएगा। इस सब के बीच में ये घटना होती है, सियासी माहौल पर इसका असर होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ये भी मुझे कतई आश्चर्यजनक नहीं लगा कि विपक्ष कहे कि हाँ, हम सरकार के किसी भी एक्शन के साथ हैं, लेकिन विपक्ष भी ये मौका नहीं छोड़ सकता कि सरकार के एक्शन क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, कब होंगे, उस पर सवाल उठाए। हम राजनीति की बात करेंगे अगले हिस्से में, आप कहीं मत जाइएगा। जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा, बात सियासत की, बात राजनीति को। देवास्कर जी, मैं फिर वापस आपसे शुरू करूंगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और इसमें कोई कोई गलत चीज नहीं है। क्या होगा सियासी हिसाब किताब से? सियासी हिसाब किताब साहब, मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि जैसे इतिहास ने हमको बताया है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब कोई भी सैनिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ कोई अगर अनुभव या तजुर्बा है तो उसका असर जरूर होता है। सही बात है, पॉलिटिक्स के ऊपर। सबसे बड़ा उदाहरण आप और हमारे सामने है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की और कारगिल हुआ, एक वोट से उनकी सरकार संसद में गिर गई थी, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी उनकी लीडरशिप में वापस आई थी। हिस्टोरिकल पैटर्न है। मिसेस इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी आफ्टर द बांग्लादेश वॉर, उसका भी उनका असर हुआ। एंड यू कैन गो फर्दर बैक, आप मार्गरेट थैचर और फॉकलैंड्स का वॉर देखिए। सो एक हिस्टोरिकल पैटर्न है। तो इस बार मुझे लगता है कि जहां तक उसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, नरेंद्र मोदी सरकार को पुलवामा का जो फॉल आउट है उसका, मान लीजिए अभी इलेक्शन से पहले हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा निर्णायक कदम उठाया जाता है तो उसका असर जरूर होगा इलेक्शन के माहौल पे। लेकिन आप साथ में ये कह रहे हैं कि अगर कोई निर्णायक फैसला वो लेते हैं तो असर होगा, परंतु साथ साथ पुलवामा के बारे में इस वक्त जो हमारे देश में जो संवाद है उसका एक उदाहरण है जो कश्मीरी नागरिक है जी, चाहे देहरादून में हो या पटना में, उनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है वो भी मैं कहूंगा एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक इफेक्ट है, काफी नकारात्मक है। सियासी बात, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी के लिए पूरा समय होगा। सही ये होगा कि अगर एक्शन लेने का अगर नहीं लिया या नहीं लिया, ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। और उसमें आप अगर नहीं लिया, हम सब हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ये टीवी स्टूडियो में तो गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं तय हो सकता, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं, साफ शब्दों में कहें, मिलिट्री एक्शन की, जिसके लिए आपको डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत होती है, कूटनीतिक माहौल आप तैयार करते हैं। अगर सरकार नहीं ऐसा कर पाती, अगर सरकार अपने
अतीत के कंफ्यूजन में फंस जाती तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक माहौल अभी बन गया है। ठीक है। इतनी कि यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी क्लियर स्टेटमेंट आई है कि इंडिया इज वेल विद इन द राइट्स, कि अपने हक के अंदर है कि कोई एक्शन ले। तो ये बन गया है। अब हमारे लीडर्स ने इतना ज्यादा माहौल ऐसे तैयार किया है कि हम एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। ऐसे माहौल में आई थिंक गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि कुछ एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं होता है तो उसका जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, सरकार के खिलाफ होगा। और अगर एक्शन ले, वो एक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए। आलोक जी, देखिए 3-4 चीजें हैं। जो सरकार मर जवान मर किसान का नारा देकर आई हो, और जिसने नोटबंदी को कहा हो इससे बड़ा कोई देशभक्ति का काम नहीं हो सकता, और जिस सरकार ने कहा हो, खासतौर पर अमित शाह जी ने, कि पठानकोट में अगर ISI आकर जांच करती है तो ये मास्टर स्ट्रोक है। PDP के साथ सरकार बनी तब भी मास्टर स्ट्रोक था, सरकार छोड़ दी तब भी मास्टर स्ट्रोक था। तो आज ये क्यों ना पूछा जाए कि भाई इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज अजीत डोवाल जी कहाँ हैं, जो जाकर सिंगापुर में गुपचुप जाके उनसे मीटिंग्स कर रहे थे, जिनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ सरकार के फेलियर काम धंधा कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। इंटेलिजेंस फेलियर पे कोई बहस हमने पूरी सरकार तरह से अलग नहीं हो सकती। अभिज्ञान सर, हमने पूरी तरह से कहा, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम कोई किसी इंटरेक्शन में नहीं जाना चाहते, सरकार जो कदम लेना चाहती है ले। लेकिन दुर्भाग्य, अगले 4 दिन में योगी जी केरला में रैली कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी तमिलनाडु में जाके गठबंधन कर रहे हैं, मोदी जी झांसी में। प्रॉब्लम कांग्रेस की एक बीजेपी पॉलिटिकल एडवांटेज ले रही है इसका कांग्रेस के हिसाब से, नहीं, और नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पर रखकर कांग्रेस का ये कहना है। अभिज्ञान सर, अभी नहीं, 4.5 वर्षों में जिस तरह के भाषण दिए गए, कहाँ है गिरिराज प्रसाद सिंह जी आज, वो केंद्रीय मंत्री, जो मर्जी हिंदू मुसलमान पर बयान दे के आप चले जाएं। दुर्भाग्यपूर्ण है, देहरादून में कोई घटना हो, कश्मीरी सब हमारे भाई हैं, लेकिन वो सब बयानबाजियों के असर सब निकल रहे हैं। क्यों ना सवाल पूछा जाए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, आप सियासी फायदा लेने की फिराक में ज्यादा हैं बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान पर कार्रवाई को एड्रेस करने के। आज के दिन सेना का मनोबल टूटता है कि ये पार्टियां भी हमारे साथ एक साथ नहीं खड़ी है। उसमें पाकिस्तान में गलत तरीके की चर्चा होती है कि वहां पे भी आज ये झगड़े चल रहे हैं। आज ये एक गलत मैसेज जाता है, ये बंद करें, शहादत पे राजनीति बंद करें। पूरा देश, पूरे देश, और हम नहीं कर रहे, पूरा देश प्रधानमंत्री और सेना के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं आज आपको एक चीज यहां पे बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि कुछ भी बात अगर आज ये जिम कॉर्बेट की करे और चीजों की करे, आपने एक ट्वीट देखा होगा जो राहुल गांधी 1 घंटे बाद नाच रहे थे, वो ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया था जो डिलीट करना पड़ गया। और आपको पता होगा 26/11 के बाद में, 4 दिन के बाद में, मैं ये बात नहीं उठाता पर इसलिए वो बात उठा रहा हूं, जब इन्होंने वो बात करी तो 26/11 के 4 दिन के बाद में 1 महीने की छुट्टी पर राहुल गांधी जी बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से जो लोगों ने किया हो, जिन्होंने देश के बारे में क्या है, ये हमें सीख सिखाएंगे। व्हाट्सएप पर 2 पोस्ट किए गए, एक प्रियंका जी के लिए कि मुस्कुरा रही थी, एक टीवी चैनल ने एक्सपोज किया इनको कि झूठा है। माननीय राहुल गांधी जी वाला भी झूठा निकला। लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि जो सऊदी अरब से प्रिंस आए थे, मोदी जी उनसे खिलखिला के हंस रहे थे, क्या वो भी झूठ था? 26/11 में अंदर गोलियां चल रही थी, मोदी जी बाहर आके कह रहे थे कमजोर सरकार है। ठीक है, चलिए एक प्रवक्ता चूड़ियां लेकर खड़े हो जाते हैं। नौजवानों को सवाल लेने के लिए जिम कॉर्बेट के एक न्यूज़पेपर के उस पे रिपोर्ट कर देते हैं कि 7 बजे प्रधानमंत्री वहां से निकले हैं। प्रधानमंत्री का 1-1 मिनट नोटेड होता है और सबको पता इन्होंने झूठ बोला। कौन खिलखिला रहा है, कौन जिम कॉर्बेट में था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ईमानदारी के साथ मेरे लिए बात कोई अहमियत नहीं रखती। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जैसे शिवानी मेरी डायरेक्टर ने भी मेरे कान में कहा कि सब लोग अपने पेट्रियाटिज्म को, अपनी राष्ट्रभक्ति को, अंग्रेजी में कहते हैं दे आर वेयरिंग इट ऑन देयर स्लीव्स, तो सब लोग अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति अपनी अपनी भाषा शैली में जाहिर कर रहे हैं, जबकि देश इंतजार कर रहा है देखने के लिए कि अब आगे होगा क्या। पॉइंट तो इसलिए कौन कहां था, किसका ट्वीट, कैसे ट्वीट, कौन मुस्कुराया, किसने झप्पी दी, किसने धक्का दे दिया, मेरे हिसाब से ज्यादा अहमियत इस वक्त नहीं रखता है। नौजवान यहां पर मौजूद हैं और 2 बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं जो बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रख रहे हैं इस प्रोग्राम में। हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो नौजवान हैं वो उनसे क्या पूछना चाहते हैं। माहौल में फिर कह रहा हूं है इस वक्त सियासत का, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नौजवान मैं देखना चाहता हूं क्या पूछना चाह रहे हैं। जिसने कहा पुलवामा की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। उदय भास्कर साहब ने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था जैसे निर्भया के बाद मूड बना था देश का, इतनी
घिनौनी घटना जो हुई थी निर्भया की, उसके बाद जिस किस्म का मूड था वो आज नजर आ रहा है। हाँ सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आज पुलवामा अटैक को 2 हफ्ते से ज्यादा होने जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ता होने जा रहा है, और अभी तक नरेंद्र मोदी ने इस पे कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दिया है। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या फिर इस पे भी वापस पाकिस्तानी पे राजनीतिक बयान से आपका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। सर मतलब कुछ भी वैसा नहीं बोला अभी तक उन्होंने कि हाँ पाकिस्तान, उन्होंने बस बोला कि शहादत ऐसे नहीं जाएगी वेन में। तो सर शायद कोई सीधा बयान पाकिस्तान पर उनका, आप ये कहना चाह रहे हैं? जल्दी से सर। हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ी सी इनको नॉलेज कम है। जब वो बाद में उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ में उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया था कि भाई ये हम इसको जाया नहीं जाने देंगे और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और एक्शंस लेंगे। रैली करने चले गए और वो रैली करने नहीं गए थे। एक और चीज क्लियर करूं मैं, एक मिनट। हाँ, आज टेररिस्ट चाहते हैं ये देश रुक जाए, यहाँ कोई एक्शन ना हो, कोई इनॉग्रेशन ना हो, कोई गवर्नमेंट कोई काम ना करे, कोरिया जाना बंद कर दे, जैसे इनके लोगों ने कहा, और वो रुकेगा। सवाल है कि वो जिस तरह की बात वो उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो उनको सुनने को नहीं मिली। ये पॉइंट है ना आपका सीधा? हाँ, सीधे एक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्शन देखने को मिल भी रहा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दिख गया, 200% का दिख गया, वाटर के बारे में दिख गया, लगातार एक्शन पे एक्शन आते रहेंगे, एक्शंस दिखेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए क्या करना चाह रही है, जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो फौजी हैं, जिन्होंने एक्चुअल में हमारी अपनी लाइफ खोई है हमारी कंट्री के लिए। पहले इंडिया के हर कोने में कहीं ना कहीं बम धमाके होते थे, जैसे भाई साहब ने भी कहा, अब वो सीमित हो गया है, सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित हो गया। अब आप कभी नहीं सुनते, मुझे याद है 2014 के अप्रैल और मई में 4 जगह पे। तो आज फौजियों के लिए एक सुरक्षित भारत और टेररिज्म फ्री भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आखिरी वक्त उनको टेररिस्ट का आ गया है, वो बौखलाहट में सारे काम हो रहे हैं। एक बात को डिनाई नहीं कर सकते कि 100 जितना भी एक क्वांटिटी ऑफ RDX कश्मीर में आया कैसे? ये सिक्योरिटी फेलियर को आप लोग कैसे डाल रहे हैं? ये देखिए बीजेपी ढक रही है। आप सब लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि NIA का किस माहौल में जन्म हुआ। NIA का इस माहौल में जन्म हुआ, उदय भास्कर साहब, है कि 26/11 वाज आल्सो एन इंटेलिजेंस फेलियर, राइट? ठीक है। उसके बाद हुआ कि भाई एक नेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए, जानकारी के आदान प्रदान के लिए एजेंसी होनी चाहिए। अब तब से NIA मौजूद है। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इंटेलिजेंस फेलियर आप दोनों के समय में हुए। तो ये जो से वो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है नौजवान का सवाल, इसको डिनाई मत कीजिए, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। केवल 5 सेकंड में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हाँ, इतनी बड़ी पीठ थपथपाना बीजेपी के प्रवक्ता कब छोड़ेंगे? 18 बड़े आतंकवादी हमले हुए, 450 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। ये कह रहे बहुत अच्छा हुआ, 3D 4P 5S मोदी जी के, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर कांग्रेस के लिए हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे केवल ये बताइए, इतना अच्छा हुआ तो भगोड़े क्यों हो गए 3 साल में सरकार छोड़कर? वहां से ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में सारे इंटेलिजेंस सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों की कमी है, दोनों गवर्नमेंट्स की कमी रही है। हाँ, जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी पैदा होने लगे हैं उस गर्म माहौल की वजह से, उसके बाद बीजेपी सरकार का यह एक्शन कि वहां से हुर्रियत नेताओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, तो क्या इन सब से, इस गर्म माहौल की वजह से ये नहीं होगा कि वहां पर आतंकवाद को और बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि कश्मीर का कॉपरेशन जब तक हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। मेरे ख्याल में सेंटिमेंट समझ रहे हैं आप नौजवान के सवाल का। हाँ सर, बिल्कुल वक्त नहीं है। खास सवाल है साहब, क्योंकि ये बात सही है और ये कई बार हमने कहा है कि आप उनको अलग करेंगे तो माहौल और खराब होता है, आपको समाधान नहीं मिलता है। और अगर आप गलत पॉलिसी अपनाएंगे और इस प्रकार के जो डिविजिव पॉलिटिक्स जो कहा जाता है, अगर आप उस दिशा में जाएंगे तो मैं एक विश्लेषक होते हुए बिल्कुल बेहिचक कहूंगा कि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो बहुत बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि अभी हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो हैं वो बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं और कश्मीर नागरिकों का एक उदाहरण है। और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि पुलवामा के बाद या भारत के जो राजनीति है, जैसे बार बार एक पॉलिटिकल रैली हो गया है कि सबके साथ सबका विकास, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये भारत के संविधान का मुख्य धारा यही है। सिटीजनशिप कैनॉट बी डिवाइडेड और सिक्योरिटी और वेलफेयर, आप वीआईपी सिक्योरिटी को आम नागरिक के सिक्योरिटी से अलग नहीं कर सकते हैं। दिस इज द होली ग्रेल। तो इसलिए हमारी विनती यही है कि अभी हम देख रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रिस्पॉन्सेस हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। अभिज्ञान और हम 26/11 के बाद स्टूडियो में थे, सही बात, उस वक्त भी हमने यही कहा, सही बात, मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, टीवी स्टूडियोज में बार बार दिखाया जा रहा था
मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां पहनना चाहिए। उस वक्त भी अभिज्ञान आपको याद होगा, आई सेड द सेम थिंग। इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड दैट आवर पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज बिकम सो कोर्स। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसका स्तर गिर, बिल्कुल से बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ सर, एक पॉइंट, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट्स लूंगा। आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन समथिंग। पाकिस्तान का दूसरा एम क्या है? जो कश्मीर की पॉपुलेशन है, पीपल और जो बाकी देश के साथ उसका तनाव बढ़ा है, और इस तनाव बढ़ाने के लिए दैट इज वन ऑफ द एक ऑब्जेक्टिव उनका इस टेररिस्ट अटैक से ये भी है कि वो तनाव को बढ़ाए। तो हमारी जो है जिम्मेवारी ये बनती है कि जो ऑब्जेक्टिव दूसरा है, इस तनाव को हम कम करना चाहिए, और इसके लिए हमें पाकिस्तान के खेल का हम हिस्सा नहीं बने। इसके लिए हमें नॉट ओनली कश्मीर, पाकिस्तान के खेल का हम हिस्सा नहीं बने, कश्मीर में भी नहीं, पूरे देश में जो स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रहा है उसको एकदम से रोक। आप और उदय सर जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में दो लफ्ज है अंग्रेजी के, व्हाट नेक्स्ट, यानी आगे क्या। मैं हर पैनलिस्ट के 10 सेकंड का समय होगा, सुनना चाहूंगा, क्योंकि वक्त बिल्कुल सही आपने जैसे कहा, वक्त ज्यादा नहीं है। यहां से आगे क्या, और देश भी इसी सवाल को पूछ रहा है। हम इसका उत्तर इन खास लोगों से मांगेंगे एक ब्रेक के बाद। तो अंत में यहां से क्या, देश विचलित है, नाराज है, आक्रोशित है पुलवामा की घटना के बाद। सर सब दो ही शब्द, सबसे पहले एक प्रकार का राष्ट्रीय दृढ़ता होना चाहिए, नेशनल रिजॉल्व, ठीक है। दूसरा पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, राजनीतिक सहमति। और अगर कोई भी हमें कदम उठाना चाहिए, ठंडे दिमाग के साथ सोच समझ के, चाणक्य की जो नीति है उसको इंटरनलाइज या अपनाना चाहिए। केवल कांटों को निकालने वाली बात नहीं है, जड़ तक जाइए, जड़ को उबालिए, और आप बहुत ठंडे दिमाग से दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। नेशनल रिजॉल्व, पॉलिटिकल कंसेंसस। सर दो चीजें हैं। सबसे पहले जो भी मैंने पहले भी बोला, जो भी एक्शन अभी गवर्नमेंट लेगी, मिलिट्री एक्शन हैज टू बी सक्सेसफुल, उसमें 100%। दूसरा, जो भी आप एक्शन लेंगे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करिए। हमारी नीति ये रही है पाकिस्तान के खिलाफ, चुनाव जीतने के लिए उसको मत कैलकुलेट, चुनाव जुड़े, और हम चाहे चुनाव के बाद भी जो भी सरकार आती है उनको भी यही नीति अपनानी चाहिए, जो भी एक लेट डाउन है। सबसे पहले पॉलिटिकल कंसेंसस की बात है, पूरा विपक्ष साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से कोई राजनीतिक उस तरह का बयान नहीं आया कि हम सरकार के साथ नहीं हैं। सरकार से प्रश्न पूछना, और वो भी जब राजनीति उस तरफ से शुरू हुई, हमारा लोकतांत्रिक हक भी है और लोकतंत्र में सवाल पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन सरकार कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेप लेना चाहती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी करना चाहती है, स्टेट जो भी करना चाहती है, सीने पे लड़ना चाहते हैं, हर तरह से विपक्ष साथ खड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले डिप्लोमेटिक एज वेल एज आर्मी दोनों का एक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन होना चाहिए, पर वर्ल्ड को साथ लेकर के होना चाहिए, और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी 8 दिन गुजरे हैं, 13वीं भी नहीं मनाई है। पहले इनके नेता जाकर के कह के आते हैं हम साथ हैं, और उसके बाद में उल्टी चीजें। अब आप एक बेसिक चीज है, अगर कहते हैं कि बाहर ना जाएं, हम उस चीज के कतापी साथ नहीं है। जो भी हमारे काम है वो रुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं है। वक्त बहुत कम है, मैं रुकेंगे नहीं। हमने तुरंत अब्दुल रशीद गाजी को मारा, वहां पे हुर्रियत को रोका। हमने जो जो स्टेप्स लेने चाहिए वो सारे स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं, और कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं होगा। सबको पता है ये एक डिसिसिव प्राइम मिनिस्टर है जो एक्शंस लेंगे और एक्शंस होंगे, और ये देश के सारे जो देशवासियों की इच्छा पूरी होगी। अंत में जाते जाते सिर्फ इतना से कहूंगा, क्योंकि स्वाभाविक है ये बहस यहां खत्म नहीं हो सकती, कि पूरे देश की नजर इस वक्त नरेंद्र मोदी का अपमन पर है। हर प्रधानमंत्री के लिए जब वो अपने सियासी दौर से गुजरता है अपने जीवन में, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जरूर आता है, और आज नरेंद्र मोदी उसी निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, और देश बहुत करीब से देख रहा है कि नरेंद्र मोदी का अगला कदम पुलवामा की घटना के बाद क्या होगा। मैं मुद्दे उठाता रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। फिलहाल मेरी ओर से नमस्कार।